नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान में हमारे साथ भरतपुर से मेहमान जुड़ने वाले हैं और ये मेहमान भी खाकी वाले मेहमान हैं, क्योंकि इस वक्त फ्रंट लाइन पर सबसे ज्यादा कोरोना 2020 की बात करें या फिर दूसरी वेव 2021 की बात करें, खतरनाक तरीके से कोरोना देश भर में या हर राज्य में फैल रहा है। ऐसे में हमारी खाकी फ्रंट लाइन पर किस तरह से अपने आप को देश के लिए न्योछावर कर रही हैं, ये कहना आसान होगा या यूं कहें ये समझना आसान होगा कि जिस तरह से हम कहते हैं कि खाकी के लिए कितना काम मुश्किल है और कितना आसान है, ये तो आज हमें खाकी खुद ही समझाएगी। हमने हर साल हर बार देखा है कि अलग अलग जगहों पर ये तैनात रहकर अपनी पूरी कर्मठता के साथ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ना परिवार की फिक्र, ना अपनों की फिक्र सिर्फ देश की है, आम जनता की है, आपकी है, और हम ही भूल जाते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है। चलिए भरतपुर के आईपीएस देवेंद्र कुमार से आपको सीधा मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आईपीएस अधिकारी जी। नमस्कार मैम जी, भरतपुर का जिक्र करेंगे क्योंकि राजस्थान में हमने भीलवाड़ा के बारे में बहुत बार जिक्र किया है, क्योंकि सबसे पहले 2020 में हमने देखा कि भीलवाड़ा मॉडल्स, भीलवाड़ा प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा काम किया। अब भरतपुर भी सुर्खियों में है क्योंकि जयपुर के बाद में टेस्टिंग कोरोना अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नंबर दो के रैंक पर भरतपुर है। आप समझाइएगा कि किस तरह से कंट्रोल यहाँ पर कोरोना के केसों को किया जा रहा है, कोरोना के नए मामलों को किया जा रहा है। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आपने मुझे समय दिया और मुझे सुना और मेरे व्यूज जो हैं आप जनता तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा मॉडल के साथ साथ एक मॉडल यहाँ पर भी फेमस हुआ था जिसे बयाना मॉडल कहते हैं। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे जो प्रोड्यूसर थे यहाँ पर उन्होंने बताया था कि वो भी एक सक्सेसफुल मॉडल रहा था। लेकिन वर्तमान में जो भी है, हमारा सबसे बड़ा जो योगदान रहा है यहाँ पर वो ये है कि प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम बहुत ही तालमेल के साथ काम कर रही हैं और ग्राउंड लेवल तक जो उनके पटवारी हैं और उनके जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं विद सोशल वर्कर्स, मैक्सिमम चिन्हीकरण, गांव में आइडेंटिफाई करना और उनको क्वारंटाइन वहीं पर होम आइसोलेट करके उनको दवाइयां पहुंचाना, ताकि इनिशियली जो ट्रीटमेंट उनको मिल सके वो बाद में गंभीरता नहीं आए, फ्लेयर अप नहीं हो। और यही वजह है कि आज भरतपुर तमाम जिलों से सबसे बेटर कंडीशन में है। तो ये हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो पुलिस प्रशासन का रहा है वो ये है कि घर घर में चिन्हित करके और उनको दवाई टाइम से पहुंचाना और उनको ट्रीटमेंट और उनको सलाह देना। हाँ जी, क्या बात है। बहुत खूबसूरती से आपने कहा कि एक मॉडल यहाँ पर भी है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम हर राज्य की यहाँ पर बात करें, जिस राज्य में जिले एक मॉडल्स के आधार पर काम कर रहे हैं और उसे लगे कि नहीं हमें हमारे जिले को बेहतर करना है और कोरोना की चेन को तोड़ना है, तो वो धीरे धीरे एक एक करके तमाम देश भर की हम जनता को बचा सकते हैं। अच्छा आईपीएस अधिकारी जी, अगर देवेंद्र जी मैं आपकी यहाँ पर बात करूँ, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है कि जो सबसे बड़े बाजार हैं, मेन मार्केट जिसे कहा जाता है, वहाँ की जनता को रोकना, क्योंकि नाइट कर्फ्यू कोरोना को लेकर जिस तरह से अशोक गहलोत यानी कि राजस्थान की सरकार ने कर्फ्यू लगाया, कई ऐसी तस्वीरें हमने इस बीच देखी हैं कि लोग शादियों में, क्योंकि राजस्थान में आप देखते होंगे कि ग्रामीण इलाके, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी रहती है, किसानी खेती करती है, वहाँ की शादियों की भीड़ बहुत सारे सवाल खड़े करती है। क्या वहाँ तक ध्यान जा रहा है शहरों को छोड़कर? अगर मैं जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर इनको छोड़कर बात गाँव की करूँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ मैम कि भरतपुर एकमात्र जिला है जहां पर हम गांव में घर घर तक, ढाणी ढाणी तक पहुंचे हैं और हेल्थ के जो वर्कर्स हैं प्लस प्रशासन के आदमी हैं प्लस पुलिस का हमारा जो बीट कांस्टेबल है, उन्होंने एक एक घर की लिस्टिंग की है और उनके चिन्हित किए हैं कि कोई आदमी बीमार है, उसको वहीं पर देन एंड देयर उसको वहीं पर उसको इलाज मुहैया करवाया है, ताकि वो जो स्थिति बाद में भयावह होगी, वो बिगड़ेगी, वो अनावश्यक जो लोड हॉस्पिटल पे पड़ रहा है उसको पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए। इस मामले में भरतपुर अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहा है, पहली बात। तो इसका मतलब दूसरा हमारा ये है कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हमने तमाम मीटिंग्स लेके
लोगों को सेंसिटाइज किया है, उनको जागरूक किया है, उनसे विचार विमर्श किया है कि बेस्ट से बेस्ट भरतपुर के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक थोपी हुई व्यवस्था की बजाय अगर अनुशासन स्वयं के द्वारा लागू किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है और ज्यादा बेहतर हमारा तालमेल बनेगा उसमें। जी। जिसमें हमने इस चीज को भांपते हुए, समझते हुए, क्योंकि भरतपुर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आपका मथुरा से भी लोगों का आना जाना है, हरियाणा से भी लोगों का आना जाना है, इधर आगरा साइड से भी आना जाना है, तो बहुत ट्रैफिक इनफ्लो है। उसके बावजूद भी हमने भरतपुर के लोगों से, व्यापार मंडल से, यहाँ के जो आप कहिए धार्मिक गुरु हैं, उन सब से मिलाकर बैठकर बातचीत की। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल इसके बारे में बताया। एक सवाल यहाँ पर आपसे करूँगी, क्योंकि आपने कहा कि हमने, यानी कि सिर्फ भीलवाड़ा के हम अगर जिक्र यहाँ पर करें तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को चिन्हित किया, उन लोगों की समस्याओं को देखा कि कहीं कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है, और अगर ये भयावह बन गए, गांव में फैल गए, तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चाहूँगी कि गांव के तमाम अगर जिलों में काम किया जाए तो बेहतर हो सकता है। दूसरा, आपने धर्म गुरुओं का यहाँ पर जिक्र किया है। अच्छा, धर्म गुरुओं के साथ आपकी मीटिंग जो हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है कि धर्म गुरुओं के साथ बैठकर आपने सकारात्मकता के साथ उनका सहयोग लेकर आज कहीं ना कहीं वो सहयोग और वो सकारात्मकता के साथ जिस तरह से उन्होंने मदद की है, आपकी बातों को माना है, किस तरह से आपने धर्म गुरुओं के साथ क्या कुछ चर्चा थी आपकी, ताकि बहुत ज़रूरी है, राजस्थान की हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा भरोसा या कहें कि साधना, आस्था सबसे ज़्यादा प्रभु भगवान पर, मंदिरों पर टिकी होती है। उस पे उनसे मीटिंग ली और मीटिंग लेके उनको कन्विंस किया, और चूंकि बिश्नोईज राजस्थान से ही, और हमारे गुरुजी ने अपने शब्दों में बहुत पहले कह दिया था कि 68 तीर्थ हृदय भीतर, बाहर लोकाचारों, और मुसलमानों के लिए एक आधा दिल साबत अजकाबो नेड़े। तो इस बात को समझा के हमने कहा जब हमारे उस वक्त के गुरुजी ने ये चीज कही थी, सब पे लागू होती है कि भी 68 तीर्थ दिल के अंदर है, बाहर तो केवल घूमना फिरना है। इसलिए पूजा पाठ व्यक्तिगत मामला है, और आदमी जितना घर में बैठ के कर सकता है वो दोनों तरह से फायदा है। एक तो घर से बैठ के आराम से बढ़िया पूजा पाठ होगी, और दूसरा जो मंदिरों में जाएगा तो अनावश्यक भीड़ जो है वो ना होने की वजह से ना तो खुद संक्रमित होगा, ना वो वहां से संक्रमण लेके आएगा, और ना वो घर वालों। क्योंकि आज की तारीख में सबसे जरूरी है खुद को बचाना और खुद के साथ साथ अपने परिवार को बचाना। क्योंकि वर्तमान जो कोरोना ट्रेंड आया है, ये जो स्ट्रेन आया है, ये एयरबॉर्न हो चुका है, तो अब वो छूत का ना होके एयर में आ गया है। तो यदि आपने देखा होगा कि घर में एक आदमी आया है, उसके घर के बाकी मेंबर्स भी चपेट में आ रहे हैं, तो ये उनको समझाया, इस पे उन्होंने सबने सहमति दी। उन्होंने ये कहा कि हमारे मैनेजमेंट के लोग वहां रहकर केवल पूजा पाठ करेंगे, बाकी हम ताला लगा के रखेंगे, और जो उन्होंने पालना अब तक की जा रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ताकि ये जनता तक पहुंचे। अब हम बात दूसरे कोरोना वेव की कर रहे हैं, जिससे हम अभी लड़कर उभरे नहीं है, लेकिन चिंता कहीं ना कहीं तीसरे वेव की जताई जा रही है कि तीसरी लहर और आने वाली है, हमें पूरी तैयारियां रखनी होगी। क्या उसकी तैयारियां भीलवाड़ा में कहें, आपकी तरफ से कहें, पूरी तरह तैयार है खाकी कि जिस तरह से भी समस्या आई तो लड़ेंगे और जनता को बचाएंगे? इसमें मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो अभी सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है और रेड अलर्ट घोषित किया है, उसमें वर्ड है अनुशासन। तो अनुशासन का मतलब ये है कि जनता को इस चीज को समझाना और बताना कि ये जो अनुशासन है ये आपके फायदे के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए। और उसके अंदर सबसे बड़ा आ जाता है एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर। ये जो कोविड बिहेवियर है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, पोस्टर विमोचन है, हमने फ्लैग मार्च किए हैं, बाजार बाजार में निकल के हमने पूरा तरीके से अपने आप को मास्क लगा के लोगों को मोटिवेट किया है कि मास्क को लगाया जाए और प्रॉपर ढंग से लगाया जाए, केवल फॉर्मेलिटी ना की जाए, केवल हमारे चालान से बचने के लिए आप मास्क हाथ में ना रखें। आपकी खुद की सेफ्टी इसमें निहित है, आपके परिवार की सेफ्टी निहित है, इसलिए अच्छे ढंग का मास्क और प्रॉपर से उसको लगाएं, ताकि पहली जो रिक्वायरमेंट है मास्क, क्योंकि मास्क से बहुत बचत है। सेकंड थिंग है मार्केट में भीड़ ना हो। भीड़ के लिए हमने भरतपुर में लोगों से, व्यापार मंडल से बात करके, प्रशासन के सहयोग से, हमने पीडब्ल्यूडी के, नगर निगम के सहयोग से जो गलियां थी उन गलियों में बैरिकेडिंग करके और उसको व्हीकल फ्री जोन बना दिया, ताकि आम आदमी
जो चीज परचेज करने खाली अनावश्यक भटकता ना फिरे, अनावश्यक जो उसकी एक टेंडेंसी होती है, टू व्हीलर लेके बच्चे निकल जाते हैं देखने के लिए, वो टेंडेंसी को रोकने के लिए, ताकि केवल मार्केट में वही आदमी आए जिसको परचेजिंग करनी है जी। तो वो उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा। और मार्केट में जो आदमी केवल परचेजिंग के लिए आता है वो अपना सामान परचेज करके तुरंत वापस लौट जाता है जी, जी। तो अनावश्यक मार्केट में भीड़ नहीं, दुकानों पे भीड़ नहीं। हाँ। और प्राइवेट व्हीकल्स को इससे हतोत्साहित होता है आदमी। हाँ। तो यही है कि जब उसको पता है कि पैदल जाना पड़ेगा, हाँ। तो वो घर से जो है ऑटो रिक्शा या रिक्शा लेके आएगा। तो अनावश्यक जो प्राइवेट व्हीकल्स का जो मार्केट में जमावड़ा हो रहा है वो भी बहुत कंट्रोल में आया। ये जो मेजर्स छोटे मोटे थे ये काफी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। कुछ तस्वीरें हैं जो भीलवाड़ा, अगर आपने कहा, उसके बाद में अगर मैं कहूँ काम जिस तरह से आपने किया है, तो वही तस्वीरें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पैदल मार्च निकालकर जनता को संभालना, समझाना। अच्छा, अगर कोई नहीं मानता है तो जिस तरह से हम शक्ति का शब्द का यूज लेते हैं, किस तरह की शक्ति आप बरतते हैं, किस तरह से उन लोगों को समझाते हैं। अब बार बार अगर कोई आ रहा है, जा रहा है और वो नहीं मान रहा है तो उनके लिए क्या कुछ करते हैं आप? इसमें मेरे स्टाफ को पहले मोटिवेट करना, स्टाफ को ब्रीफ करना और स्टाफ को सेंसिटाइज करना कि ये जो काम है ये हम जनता को मोटिवेट करके उनको चीज के बारे में जागरूक करके ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं बनिस्बत की डर के। हालांकि ठीक है, ये मानते हैं कि भय भी लोए ना प्रीत, लेकिन मेरा ये मानना है कि पोलाइटनेस विद फर्मनेस बहुत काम देती है। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, वो 3 दिवस तक सिंधु किनारे बैठे अनूने विनय के छंद प्यारे प्यारे। तो मेरा ये कहना है कि आप एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, कम से कम अपना काम है समझाना। अगर अच्छा, उसके बाद नहीं मानता। ये कविता मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं कि खाकी अगर जनता के बीच में इस तरह से इतने प्यार से शब्दों को, कविताओं के लहजे में और इस तरह से वो बात करेगी तो जनता को यकीनन मानना होगा। ये कविता मैं आपसे सुनना भी चाहूंगी, जिस तरह से हर अंदाज में आप एक डायलॉग दे रहे हैं, वो बातें जो कहीं ना कहीं गुरुजी ने या कहीं ना कहीं जिस चीजों से आपको सीखने को मिल रही है, उन बातों का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं। मैम, मेरा ये मानना है कि अगर हम दृष्टांत देकर कोई चीज समझाते हैं तो वो बहुत अच्छे ढंग से माइंड में बैठती है जी। और कोई एग्जाम्पल के साथ कोई चीज हम कोट करते हैं तो वो काफी लंबे समय तक उसका प्रभाव मानस पे रहता है और उस चीज को समझने में और इम्प्लीमेंट करने में बहुत इजी रहता है। तो ये जो कविता है ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है और क्षमा और तप के नाम से ये है। और इसमें उन्होंने रामचंद्र जी के बारे में और एक पौरुष के बारे में लिखा है, जिसमें भगवान राम जब लंका जा रहे थे तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि वो इतने बलशाली होने के बावजूद भी 3 दिवस तक तो उन्होंने भी अनुनय विनय की थी। 3 दिवस तक बैठे सिंधु किनारे, पढ़ते अनुनय विनय के छंद प्यारे प्यारे। तो जब वो समुद्र ने जब रास्ता नहीं दिया तब लास्ट में उनको जो है वो एक गुस्से में क्रोध आया, क्रोध आकर उन्होंने तीर कमान निकाली। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो पावर है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बिल्कुल। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हाइल यूजिंग योर पावर्स। तो वो चीज। और दूसरा ये मेरा मानना है कि जनता को यदि हम टोकते हैं, रोकते हैं, जो पुलिस का बेसिक काम है, 90% काम इसी से हो जाता है। जी जी। अच्छा, 90% काम तो खाकी को देखकर ही हो जाता है। जो नहीं मानता तो उनको मनाना भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अब एक सवाल आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि लगातार हम जनता को समझाने की और यहाँ पर अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे थे, तो दूसरा कहीं ना कहीं राजस्थान के उन जिलों की हम बात कर रहे थे। भरतपुर में जिस तरह से कंट्रोल आपने किया है, टीम आपकी जिस तरह से काम कर रही है, अब यहाँ पर जेल की हम बात करेंगे। केवल जिम्मेदारी आपकी कोरोना की नहीं है, आपको तमाम जनता का ख्याल रखना है, कोरोना को भी रोकना है और जनता की समस्याओं को भी कहीं ना कहीं सुलझाना है। अब ऐसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं। यहाँ अगर सवाल जेल का मैं करूं, क्योंकि जहाँ 1000 या 191 कैदी है, वहाँ पर 50-40 लोग कोरोना संक्रमित निकल जाते हैं, तो आपके लिए कितनी समस्याएं खड़ी हो जाती है। पिछले हफ्ते ही हमने देखा था। समस्या हो जाती है, लेकिन समस्या का समाधान भी निकालना पड़ता है। समस्या यूं है कि जेल में एक ही बैरक में 25-30 आदमी साथ रहते हैं, तो संक्रमण, क्योंकि घर में अगर एक आदमी आ रहा है उससे परिवार में संक्रमण आ रहा है, तो वो भी एक तरह से जेल परिवार है। वहां पर एक को संक्रमण होता है तो अन्य को होने के बहुत चांस हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे साथ समस्या दूसरी आ जाती है कि घर पे तो आदमी अपनी स्वेच्छा से क्वारंटाइन रहता है। अब जेल में जो है ये, क्योंकि सेवर जेल काफी ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट, जहाँ
अच्छे नामी जो कुख्यात क्रिमिनल हैं वो इस तरह हैं, अपराधी हैं। तो अब हमारे साथ ये रहता है कि यदि अब उनको बचाना भी जरूरी है, मानवीय पर ये भी है, उनको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है उनको, तो हमने एक अलग बैरेक या हॉस्पिटल की एक जो है अलग सेल इनके लिए बना रखा है, जो कोविड, जिसमें इनको वहाँ ट्रीटमेंट दिया जा सके। और चूंकि अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनका पॉजिटिव आ जाता है तो एक साथ रखने में कहीं दिक्कत नहीं है। तो अब मैन पावर लगानी पड़ती है, जाब्ता लगाना पड़ता है, कल को कोई इंसिडेंट हो जाए, वहां से कोई रात के टाइम में कोई खिड़की तोड़ के निकल जाए तो बड़ा एक अन्य बदनामी का एक मामला बनता है। तो वो एहतियात बरतते हुए मिनिमम से मिनिमम तो हमने कोशिश की कि जो एसिम्टोमेटिक हैं उन एसिम्टोमेटिक को हमने जेल के अंदर ही एक अलग बैरक बना के वहां ट्रीटमेंट देने की सुविधा करवाई। जी। अन्य जो कोई गंभीर टाइप के पेशेंट्स थे, कैदी थे, उनको ही केवल यहाँ कोविड सेंटर में लाए ट्रीटमेंट करने के लिए, अलग जो उनका वार्ड बना हुआ उसके अंदर। तो इससे जो हमारा जो लोड है वो 2 भागों में हम उसको डिवाइड कर पाए। जी जी, क्या बात है। ये यहाँ पर हमें देखना होगा जनता को, जिस जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि खाकी के लिए कितना काम नहीं है, जो खाकी को लेकर सवाल खड़े करते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने कहा कि इतने कुख्यात अपराधी होते हैं जिनको बंद रखना ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते, इलाज करना ज़रूरी है, उस पर भी हम उनको मरते हुए नहीं छोड़ सकते। तो तमाम चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और सारे काम करने हैं। अच्छा, अब आपसे एक सवाल होगा कि आपने अपना जितनी भी आपकी टीम है, अगर मैं भरतपुर की यहाँ बात करूँ, उनको आप मोटिवेट कैसे करते हैं, उनको पॉजिटिविटी किस तरह से आप भरते हैं? क्योंकि जिस तरह से वो 2400 घंटे रात दिन बिना देखे काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप उन्हें किस तरह से बात करते हैं, समझाते हैं? मैम, क्योंकि मेरा परिवार है, अच्छा, पुलिस परिवार को सेफ रखना, उनके परिवार जो आगे परिवारजन है उनका सेफ्टी हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। तो उनके लिए भी हमने जो है लाइन में एक अलग व्यवस्था कर रहे हैं 30 बेड की, ताकि कोई छोटे मोटी जो अगर बीमार हो तो उनको हम वहीं देखभाल कर सकें। ज़्यादा किसी की तकलीफ आती है उसके साथ अटेंडेंट भी हम भेजते हैं और डॉक्टर से संपर्क करके उनको व्यवस्था करवाते हैं। और बाजार में भी जो ड्यूटी देते हैं तो उनको पहले हम ये चीज़ समझाते हैं कि भाई पहले खुद की सेफ्टी पहले जरूरी है, क्योंकि हम बहुत रिस्क जोन में खड़े हैं। हाँ। हमारा ये है कि टाइम पर उनकी जो है ड्यूटियाँ ज़्यादा ना लगें, उनका रोटेशन टाइम से हो जाए। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने 3 शिफ्टें लागू की हैं। शिफ्ट वाइज उनको हम जो है ड्यूटियाँ ले रहे हैं कुछ जगह, ताकि वहाँ पर प्रॉपर रेस्ट भी मिल जाए और एक टाइम के साथ चेंज भी हो जाए। क्या बात है। आईपीएस अधिकारी अगर परिवार समझकर उन लोगों को अपना परिवार समझकर देखने में और जिस तरह से उनसे काम में भी लेना है, उनका भी ख्याल रखना है। कहते हैं कि आप कोरोना से तब लड़ सकते हैं जब आप पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, अंदर से बहुत आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत हिम्मत है। वो हम कहाँ से लेकर आए? क्योंकि आप तो एक रिस्क जोन में खड़े हैं ना, आप तो उस जगह पर खड़े हैं। 24 घंटे देखो, रात देखो, दिन देखो, जनता को समझाना है, लोगों को समझाना, हज़ारों कोरोना वाले लोगों से आपके आसपास से गुजरना है। तो खुद को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं? खुद को अंदर से कैसे आप अपने आप को कह पाते हैं कि नहीं अब थोड़े दिन और है फिर हम जीत जाएंगे? मैडम, इसमें यूँ है कि मेरा बैकग्राउंड भी बहुत मायने रखता है। पुलिस में आने से पहले मैं सुरक्षा बल में अधिकारी था, कमांडो कोर्स वगैरह किया हुआ है, तो एक टफनेस, मेंटल टफनेस आई हुई है, फिजिकल टफनेस आई हुई है। अच्छा। और जवानों के साथ खड़े रह के उनके साथ हौसला अफजाई करते हुए, उनका पार्ट बन के और उनके सुख दुख में साथ रह के ही उनका मोटिवेशन बढ़ाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं आप पहले से पूरी तरह तैयार होते हैं। इस सवाल का तो जवाब ही नहीं बन सकता कि हमें अभी तैयार होना है और खुद को समझाना है। पहले से जब खाकी पहनते हैं उस समय भी हमें पता होता है कि हमें किस तरह से लड़ना है, देश के लिए क्या कुछ कर जाना है। कितनी तमाम बातों के बीच आपने हर एक बात के साथ जनता को, देश को आगे रखा है, सर्वोपरि रखा है। और उसी तमाम चीज़ों के लिए आपके लिए समस्या सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? ऐसा नहीं है कि सब जगह आप कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों से हल निकाल लेते हैं, हम लड़ लेते हैं, लेकिन कहीं ऐसा होता है ना, कहीं सबसे ज़्यादा यहाँ पर समस्या होती है और उससे निकलना और उस चीज़ से पार पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, कहीं कोई समस्या मुझे अब तक आई नहीं। बातों से लग रहा है बिल्कुल। चाहे वो पब्लिक के साथ हो, चाहे वो मेरे स्टाफ के साथ हो, चाहे मेरे साथी अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट्स के हों। हाँ हाँ।
मेरा ये मानना है कि हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आप में सुनने की और समझने की कैपेसिटी हो। क्या बात है। तो हाँ। उसको एक सुन समझ के, मिलके और साथ लेके ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये आपने कहा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, इसलिए तमाम चीज़ों को मैं पॉजिटिविटी के तौर पर देखता हूँ, इसलिए अच्छा, जनता को लेकर बड़े सवाल आते हैं कि जनता कहीं ना कहीं नहीं मान रही। तो अब राजस्थान में हमने देखा कि काफ़ी डेमो तैयार किए जा रहे हैं कि अगर नहीं मानती है तो उन्हें पकड़ा जाएगा, उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा, अगर सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। जिस तरह से एक शॉर्ट मूवी की तरह अलग अलग डेमो दिखाया जा रहा है। आप जनता को जागरूक करने के लिए पैदल मार्च आपने कहा कि हमने किया है, लोगों को घर घर जाकर चिन्हित किया है, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि बेहतर तरीके हैं जनता एंटरटेन भी हो और समझे, जागरूक भी हो? इसमें जो क्वारंटीन वाला जो फॉर्मूला है वो पुलिस ने डेमो दिए हैं कई जगह, लेकिन मैं भी इससे थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ कि एक लेवल तक उसको जो भी आदमी बाजार में बिना कोई काम के घूम रहा है तो उसको थोड़ा सा महसूस तो कराया जाए कि भाई आपका जो है घूमना आपके लिए नुकसानदायक है, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक है, और आप जो है या नावशत घूम रहे हो, ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए तो एक बड़ा हॉस्पिटल पे जो लोड पड़ रहा है आपकी वजह से, जो हॉस्पिटल में बेड्स खाली नहीं मिल रहे हैं, तो हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझनी पड़ेगी और अपना हिस्सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयर करना पड़ेगा। तो यही मैंने बताया कि इसमें हम वो कार्रवाई करते हुए उनको ये महसूस करवाते हैं कि ये चीज़ मैं गलत था, तो उनसे जो है हम एफिडेविट सर्टिफिकेट एक लेटर लिखवा लेते हैं कि आइंदा जो है मैं मेरा इसमें जो है मेरे बिहेवियर में चेंज लाऊंगा। अच्छा। और मैं मेरे जो है आइंदा आपको इस बात में शिकायत नहीं दूंगा। क्या बात। ये एक नेक चलनी का जो एक तरह से उनसे हम जो है सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो वो आदमी इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक फॉलो करता है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा और एक नया तरीका। जिस तरह आपने कहा कि समझना होगा, जो बाहर निकल रहे हैं उनको भी समझाना होगा, तरीका बेशक थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मालूम रहे कि हाँ मैंने गलती की है, लेकिन कम से कम खाकी तो हमारी जिम्मेदारी ले रही है। खाकी बार बार जब मैं शब्द का यूज़ ले रही हूँ, लोगों को लगता है आजकल जितने भी काफ़ी लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि खाकी हमारी दुश्मन है, ना हमें बाहर निकलने दे रही है, ना हमें घूमने दे रही है, और जब देखो पकड़ लेती है, सवाल पूछती है। तो आपको दोनों ही जगह देश को जवाब देना है, जनता को भी समझाना है, और हर जगह आपको सही सटीक खड़ा होकर उन्हें बताना है कि खाकी सही है। तो कितनी दोहरी चुनौती होती है आपके लिए? चुनौती पूरी है, इस चुनौती को स्वीकार भी हमने पूरी टीम ने किया है। और ये महसूस करवाने के लिए कि जनता को हम इसीलिए तो कहा ना, मोटिवेशन, उनको समझाइश कि कानून की पालना हम कर रहे हैं, तो इस कानून से मैं उनको यही कहता हूँ भी मास्क जो हाथ में लिए घूम रहे हो, ये मास्क आप केवल 100 रुपये बचाने, 200 रुपये, 500 रुपये बचाने के लिए नहीं है, ये पैसा हमारे पास नहीं आना, ये पैसा राजकोष में जाएगा जी। बेटर ये रहेगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें अपनी सेफ्टी के लिए। आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपको कहूँ बेहतर है कि आप अपनी खुद की जो है उसके बारे में सचेत रहें। तो ये कहीं ना कहीं एक लंबा मैं कहता हूँ प्रोसीजर है, लेकिन जैसे कि हैमरिंग बोलते हैं ना, जी, कोई चीज को आप कील ठोकते हैं तो एक बार में कील नहीं ठुकती, तो बार बार ठोकनी पड़ती है। तो ये हैमरिंग के जरिए हम पब्लिक में मैसेज देते हैं कि यस वी आर देयर फॉर यू, हम आपकी सेफ्टी के लिए हैं, हम जो भी एक्शन ले रहे हैं आपकी भलाई के लिए रहे हैं, हमारा खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इतना ही है कि हमारा आम आदमी, जनता जनार्दन, वो बिल्कुल सेफ रहे और महफूज रहे। क्या बात है, हर बात का एग्जाम्पल है, हर बात को बहुत अच्छे से बताना है, और जिस तरह से जो एग्जाम्पल आपने दिए हैं, मुझे लगता है कि ये जनता के पास जाकर एक दवाई के तौर पर काम करे और जनता इसे समझे। और जिस तरह से भरतपुर की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, आईपीएस अधिकारी हमारे साथ आप बने हुए थे और भरतपुर की तमाम आपने बातें बताई, क्योंकि भरतपुर की हम यहाँ पे बात करें तो कोरोना की रेट जो है कहीं ना कहीं अन्य जिलों से कम आ रही है, कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने का काम जो है वो आपने बहुत अच्छे से किया। चाहे खाकी हो, हमारी डॉक्टर्स हो, सरकार हो, तमाम लोगों के साथ मिलकर जनता को सहयोग करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के मेहमान में हमारे साथ आईपीएस देवेंद्र कुमार थे भरतपुर से, और भरतपुर की, क्योंकि हम लगातार कोरोना के नेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये हमें ये बताना होगा कि कौन से राज्य में कौन सा जिला कोरोना को लेकर, कोरोना के आंकड़ों को लेकर
अच्छे से काम कर रहा है और उन आंकड़ों की नकेल कसने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहा है। तो चीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए।